में व्याकरण के जो चैप्टर है उनमें अपना पहला चैप्टर है संधि का। और संधि को पढ़ने के लिए, संधि को जानने के लिए अपने को माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता होगी। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, कौन कौन से हैं और क्या है, उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसे माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्र चतुर्दश होते हैं। चतुर्दश मतलब 14। कौन कौन से हैं? पहला है ई उ ऋ। नंबर सेकंड रि ऋ क। ए ओ ङ। ऐ औ च। ह य व र ट। ल ण। झ ब य। सातवां होगा न्य म ङ ण न म। आठवां है झ भ य। फिर है घ ड़ द स। नंबर 10 पे है ज ब ग ड़ द स। 11 नंबर पे है ह ह छ ह ह च ट ट व। नंबर 12 पे है क प य। नंबर 13 पे है स स स र। और नंबर लास्ट वाला है ल। ये अपने 14 माहेश्वर सूत्र है। अब इनके माध्यम से हम संधियों को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे अ यू ऋ रि ऋ के, ए ओ ग, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ण, य म ङ ण न म, झ भ य, घ ढ ध स, ज भ घ ढ ध स, ख प छ ठ थ च ड द व, क प य, स स स र हल। यहाँ पर ऐसे लेकर जो च तक के वर्ण है इनको अच बोला जाता है। संस्कृत में ये अच कहते हैं और अच है उन्हें हम हिंदी भाषा में स्वर बोलते हैं। वैसे ही सूत्र नंबर 5 से सूत्र नंबर 14 तक यानी ह से लेकर ल तक के जो वर्ण है उन्हें हम हल कहते हैं और हल को हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ ऐसे लेकर जो च तक के वर्ण है वो तो आएंगे अच संधि में अर्थात स्वर संधि में, और ह से लेकर जो ल तक के वर्ण है वो आएंगे हल संधि में अर्थात व्यंजन संधि में। हल, अच, हल और विसर्ग संधियां ये 3 प्रकार की होती हैं। अपना व्याकरण का जो पहला चैप्टर है वो है संधि।
संधि में अभी हमने आपसे चर्चा की कि संधियां तीन होती है। एक है अच संधि, दूसरी है अच संधि, दूसरी है हल संधि और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। अच संधि में ऐसे लेकर जो चैतक के वर्ण है अर्थात माहेश्वर सूत्र में हमने अभी जो पढ़े हैं उनमें ऐसे लेकर जो चैतक के वर्ण है वो अच संधि में आएंगे, जिसमें इस संधि को स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। ऐसे लेकर लैटक के जो वर्ण है वो व्यंजन संधि में आएंगे और नंबर जो तीसरा है वो है विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि में विसर्ग का आगम होता है या विसर्ग के स्थान पर स का आगम होता है, वो होती है विसर्ग संधि। आइए हम आज जो सबसे पहले अच संधि है उसके बारे में पढ़ते हैं। अच संधि। अच संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। इसके अलावा ये जो 5 प्रकार है ये इनके मुख्य प्रकार है अर्थात इनके मुख्य भेद है। इनके अलावा अच संधि में कुछ भेद और भी हैं, जैसे प्रकृति भाव संधि, पररूप संधि। ये जो अपने मुख्यतः है 5 है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो पहली संधि है वो है यण संधि। कौन सी है? यण संधि। यण संधि का एक सूत्र है इको यण। संस्कृत में ये जो सूत्र है इको यण, ये सूत्र ये कहता है इके स्थाने यण स्यात् अचि परे संहितायाम विषय। ये सूत्र कहता है इक स्थाने यण स्यात् अचि परे संहितायाम स्थाने। अब इक के स्थान पर यण करता है। क्या करता है? यण। इक के स्थान पर यण होता है। इक वर्ण कौन से हैं? अभी हमने माहेश्वर सूत्रों में पढ़े ई, उ, री और री। इनके स्थान पर क्रमशः यण आदेश हो जाता है। यण में ये, व, र और ल। इको यण इस सूत्र से इक के स्थान पर यण आदेश होता है। आगे असमान स्वर होने पर, आगे असमान स्वर होने पर, द्वितीय पद में दूसरे पद में आगे समान स्वर ना हो, असमान स्वर हो तो वहां पर
प्लस आपका, अधि प्लस आपका। यहां पर अधि लिखा हुआ है, हम इसके टुकड़े करेंगे ए आधा ध और ई, ऐसा है। इसके बाद में लिखा हुआ है आ प क, तो यहां पर ई है और आगे आ है, यानी ई के बाद में ई नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ये आ है तो असमान स्वर है। अगर ई के बाद में ई आता तो वो समान स्वर होता। तो यहाँ पर आ है तो इस ई के स्थान पर यण संधि में ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। तो इस ई के स्थान पर ये हो गया, तो ये रूप बना है ए आधा भ आधा रहेगा क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है जो इसमें शामिल हो, इसलिए आगे ये आ गया तो इसमें ध आधा रह जाएगा और इस ये में आगे वाला आ मिल जाएगा और ये हो जाएगा या प का अध्यापक। यण संधि में इक के स्थान पर यण होता है, आगे असमान स्वर हो तो यहाँ पर ई है, ई के स्थान पर ये हो जाता है, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर और री के स्थान पर ल। हमने अभी पढ़ा है ई के स्थान पर ये किस प्रकार से होता है, जैसे उदाहरण नंबर जो पहला है उसमें हमने देखा है अधि प्लस आपका है, तो यहाँ पर जो ई है ई के स्थान पर ये हुआ है और आगे वाला जो स्वर है उसमें मिला है, तब ये अध्यापक बना। आगे वो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, अति प्लस उत्तम है। उदाहरण नंबर 3, अति प्लस अत्र। उदाहरण नंबर 4, इति प्लस आदि। और उदाहरण नंबर 5, यदि प्लस अपि। अति प्लस उत्तम। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ई आ रहा है। हाँ, ई में ये ध्यान रखना, ई चाहे छोटी हो या फिर ई बड़ी हो, वो केवल संस्कृत में ई ही स्वर माना जाता है। तो यहाँ पर ई है और आगे असमान स्वर होना चाहिए, समान स्वर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर अगर ई आ रही है तो आगे ई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी, तब यह संधि होगी। यहाँ पर उ है, यहाँ ई के बाद यहाँ ई है, इसके बाद में ए है, यहाँ ई है और आगे आ है, यहाँ ई है और आगे ए है, तो सभी में असमान स्वर है, समान स्वर नहीं है। तो यहाँ पर जो ई है, जैसे हम इसको करेंगे तो ए, हम इसके टुकड़े करेंगे ए आधा त और ई। अभी इस ई के स्थान पर यण संधि में ये हो जाएगा, ई के स्थान पर ये हो जाएगा। आगे जो शब्द है वो ऐसा का ऐसा लिख देंगे और यहाँ पर जो ये आ रहा है ई के स्थान पर, उसमें आगे वाला जो स्वर है वो शामिल हो जाएगा। जैसे ए आधा त है, ये इसमें आ गया और आगे वाला उसमें शामिल हो गया, अत्युत्तम है, अत्युत्तम है। दूसरा उदाहरण है अति प्लस अत्र। अति में ई है, सॉरी इति प्लस अत्र, ई आधा त और ई, तो ये ई है, इस ई के स्थान पर ये हो जाएगा और हम इसमें आगे लिख देंगे ई आधा त, ये में आगे वाला ए मिल जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा और इत्यत्र। वैसे इति प्लस आदि, तो इसमें भी ई आधा त, ये में आगे वाला आ मिल जाएगा इत्यादि। यदि प्लस अपि। अब इसमें देखने वाली बात यह है
ये आधा द और ई के स्थान पर हमने यहां पर किया है ये और आगे लिखा हुआ है अपी। अब अपने जो हिंदी भाषा में द और ये दोनों है वो मिलकर एक दूसरा ही जो व्यंजन है वो बन जाता है और वो है ध्य। द और ये मिलकर ध्य बन जाता है। तो यहां पर ये ध्य आता है, इसमें आगे वाला जो एस स्वर है वो इसमें मिल जाएगा और ध्य पूरा हो जाएगा। तो ये ध्यपि यद्यपि। हमने यह संधि में जो ई के स्थान पर ये आदेश होता है उसके बारे में पढ़ा है। अब दूसरा है इसी यह संधि में उ के स्थान पर वह आदेश होने वाले उदाहरण। मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरि में यहां पर उ है और आगे असमान स्वर है, यानी आगे समान स्वर नहीं है। समान स्वर होता है अगर यहां पर उ है तो आगे भी उ होता तो वो समान स्वर माना जाता, लेकिन उ के अलावा कोई सा भी जो स्वर है तो वो असमान स्वर है। इसलिए यह संधि में उ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है। जैसे हम इस शब्द के अलग अलग टुकड़े करेंगे, मैं आधा है और इसमें से हमने उ को निकाल लिया और आगे लिखा हुआ है अरि। यण संधि में उ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है और फिर हम ऐसा इसको लिख देंगे मैं आधा है। अब आधा है इसमें से है तो आगे स्वर नहीं है, आगे स्वर नहीं है, उ के स्थान पर वह हो गया तो इसलिए ये आधा है, ये आधा ही रहेगा और ये वह है, इस वह में आगे वाला है वो मिल जाएगा और वह पूरा हो जाएगा। मैं आधा है वह और अरि मधुरी। अगला उदाहरण देखते हैं। वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन। यहां पर हम इस वधु के यहां पर जो वधु शब्द लिखा हुआ है इसको हम अलग अलग करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। तो वह आधा है और उसमें से उ और आगे लिखा हुआ है आगमन। यण संधि में उ के स्थान पर वह आदेश होता है तो यहां पर वह आधा भय लिख देंगे और उ के स्थान पर वह आ गया। वह जो आदेश हो रहे हैं वो सदैव व्यंजन में आधे ही होंगे, वह पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर वह आधा भय लिख दिया और उसके बाद में वह का आगम हुआ है और आगे वाला जो आ है वो इस वह में जुड़ जाएगा। वह आधा भय वा गमन, वध्वागमन। वधु प्लस आगमन यह अपना उदाहरण है। इसमें उ के स्थान पर यण संधि में वह आदेश हो जाता है, उ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है तो वह हम इसके टुकड़े करेंगे तो वह आधा है और वह बच जाएगा। फिर आगे वाला जो आ है वो इसमें शामिल हो जाएगा और वध्वागमन अपना रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण हम देखते हैं। इसमें सु प्लस आगमन, सु प्लस आगमन। यहां पर ये जो सु है इसके हम टुकड़े करेंगे तो स आधा है और इसमें उ मिला हुआ है और आगे क्या आ रहा है आ, आगे आ है। तो इस यण संधि में उ के
स्थान पर आदेश क्या होता है? वह। उ के स्थान पर वह आदेश होता है। तो हम लिख देंगे स आधा रहेगा, क्योंकि आगे वह आ गया, कोई स्वर है नहीं, तो यहाँ पर स आधा रहेगा, तो ये स आधा है। आगे वह आ रहा है, वह आधा है, इसमें आगे वाला आ शामिल हो जाएगा, स्वा। और ऐसा कैसा इसमें लिख देंगे स्वागतम। अगला उदाहरण देखते हैं। अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, इसमें ए आधा में और उ है, उसके बाद में आ रहा है अय, तो इस उ के स्थान पर वह आदेश होगा। और ऐसा कैसा इसमें लिखेंगे ए आधा में वह आ रहा है, इस वह में आगे वाला ए हो जाएगा, वह हो जाएगा पूरा, और ये बन गया अन्वय। हमने यण संधि में ई और उ वाले उदाहरण पढ़े हैं। इसके बाद में हम देखते हैं री और ली के उदाहरण। धात्री प्लस अंश है, पितृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आकृति, पितृ प्लस ए। आइए हम जो री वाले उदाहरण हैं उनको अच्छे से समझते हैं। धात्री, यहाँ धात्री में धा लिखा हुआ है और फिर है त्री, तो इसमें तय और री, तब ये बना है धात्री। और आगे लिखा हुआ है अंश। इस री के स्थान पर इको यानी इस सूत्र से इक के स्थान पर यण होता है। इक कौन कौन से हैं? ई, उ, री और ली। और आदेश होता है ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह, और री के स्थान पर र। री के स्थान पर र आदेश होता है। तो यहाँ पर हम इस उदाहरण को देखते हैं। धा आधा तय, आधा र, और फिर है अंश। यहाँ पर तय और र ये संयुक्त जो व्यंजन है उनमें शामिल होता है। तय और र ये दोनों मिलकर हो जाते हैं त्र। तय और र ये दोनों मिलकर हो जाते हैं त्र, और त्र आधा रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में अभी तक कोई स्वर मिला नहीं है। तो हम इसको बनाएंगे धा, जो तय है और र है, इन दोनों को मिलकर हो गया त्र। और ये त्र आधा है, इसमें आगे वाला अ है वो मिल जाएगा, तो ये धा त्र पूरा हो जाएगा। धात्री प्लस अंश। धात्री में हमने इस री को अलग किया और री के स्थान पर र का आगम हुआ, यानी र आ गया, तो तय और र ये दोनों मिलकर हो गए त्र। और त्र में आगे वाला जो अ है वो मिल गया, तो त्र पूरा हुआ और धात्रंश से रूप बना। इसके बाद में अपना अगला उदाहरण था पितृ प्लस आज्ञा। इसमें भी ऐसे ही है पितृ, इसमें से हमने इस री को अलग किया है और री के स्थान पर र आदेश हुआ है। री के स्थान पर र आदेश हुआ है। तय और र ये दोनों मिलकर त्र बनता है, और आगे वाला जो आ है इस त्र में शामिल हो जाएगा, तो ये त्रा हो जाएगा। तो ऐसे
आ गया तो इसमें हमने री को अलग किया, री के स्थान पर र हुआ और त और र, त और र इन दोनों के जो संयुक्त व्यंजन है उनमें त्र हो जाता है और इस त्र में आगे वाला आ शामिल हो जाएगा तो त्रा हो गया और पित्रा गया रूप बना। ऐसे ही है अगला जो तीसरा उदाहरण है अपना मातृ प्लस आदेश है। मातृ आदेश में आगे आ शामिल है और इसमें से हम मातृ में त्री में री को अलग कर दिया तो त और फिर है री और इस री के स्थान पर हो गया र आदेश और त और र बनकर जैसे दोनों उदाहरणों में था पहले वैसे ही त्र शामिल हो जाएगा। इन दोनों का त्र बन जाएगा और त्र में आगे वाला आ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा मात्रादेश है। मात्रा देश है। पितृ प्लस आकृति, इसमें री है पितृ में, इस री के स्थान पर र हुआ है और त और र दोनों मिलकर क्या बने हैं त्र, तो पित्राकृति रूप क्या बना है पित्राकृति। और लास्ट वाला उदाहरण है पितृ प्लस ए, तो यहाँ पर जो पितृ में जो त्री है उसको अलग कर लेंगे तो त और फिर है री, तब ये पितृ बना है और यण संधि में इस री के स्थान पर क्या हो गया र, तो यहाँ पर ये जो त और ये र ये दोनों मिलकर क्या बना है त्र और इस त्र में आगे वाला ए शामिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा पित्रे। ये अपने री के उदाहरण शामिल हुए। इसके बाद में है ली के उदाहरण। ली प्लस आकृति, ली प्लस आदेश है। ली प्लस अनुबंध है। ये हमने तीन उदाहरण देखे हैं अभी, ली प्लस आकृति, ली प्लस आदेश और ली प्लस अनुबंध है। ली के स्थान पर यण संधि में एक बार फिर से सुनो, यण संधि में इको यण से ये सूत्र ये कह रहा है कि इक के स्थान पर यण होता है असमान स्वर आगे होने पर, तो यहाँ पर ली है ये स्वर है और इस ली के स्थान पर ल आदेश होगा आगे असमान स्वर हो, ली के बाद में ली ना हो तब ये असमान स्वर है, तो यहाँ पर असमान है, ली के बाद में आ रहा है, दूसरे में भी ली के बाद में आ रहा है और तीसरा जो उदाहरण है उसमें अस्वर है, तो इस ली के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। तो इस ल में आगे वाला जो आ है वो शामिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा ला, लाकृति। दूसरा उदाहरण है ली प्लस आदेश है, इस ली में ली के स्थान पर हुआ है ल और आगे वाला आ इसमें शामिल हो गया तो ये हो गया ला, लादेश है। ली प्लस अनुबंध है, तो इस ली के स्थान पर क्या करना है केवल ल हलंत वाला आधा और आगे वाला जो है इसमें शामिल हो जाएगा तो ल हो जाएगा पूरा और फिर नु बंध लिखेंगे। इस प्रकार से हमने आज अच संधि में यण संधि के बारे में पढ़ा और यण संधि के इको यण से सूत्र में क्या कहता है, इक के स्थान पर यण कैसा करता है और यण के सूत्र इको यण से जो सूत्र है उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरणों में यण का आगम कैसे होता है, इ के स्थान पर ये कैसे होता है, उ के स्थान पर वह कैसे होता है, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल कैसे होता है,
माध्यम से जाना